नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A भारतीय संविधान का जो है वो किससे डील करता है, किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्क से, प्राइवेसी से, इक्वालिटी से या फिर एजुकेशन से। तो हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो 86th अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर 2002 में जोड़ा गया था और ये एक नया प्रोविज़न था जो हमारे संविधान में जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। और इसमें किस चीज़ को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है एजुकेशन। इसमें शिक्षा को जोड़ा गया था। अब थोड़ी सी अगर बात करें इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 21A जो है संविधान का, ये डील करता है फ्री एजुकेशन से, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है स्कूल्स में, उससे जुड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आर्टिकल 21A ये किसके अंतर्गत आता है। क्या ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, या हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अंचार लेक लोकेटेड। इसका मतलब है कि किस राज्य में अंचार झील स्थित है। ऑप्शन है मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो आपके सामने ये अंचार लेक का एक इमेज है और ये अंचार लेक कहाँ पे है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का लॉस्ट लेक भी है। इसका मतलब कि ऐसा लेक है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि इनमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो हम जानते हैं भारत का नेपोलियन गुप्त वंश में एक ही व्यक्ति थे जो थे समुद्रगुप्त, इनको कहा जाता था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है और प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा के बारे में, किस शासक के बारे में प्रशंसा लिखी हुई है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को आप क्या कहेंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात कही गई है कि एक इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। एक स्थिर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र, उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसके सेवरल कंपोनेंट्स में टूटने की, स्प्लिटिंग की जो घटना है उसके क्या कहेंगे? तो हम उसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ज़ीमैन इफेक्ट इसका आंसर सही हो जाता है। जैसा हम जानते हैं कि इस प्रकार की जो घटना होती है वो भौतिकी यानी फिजिक्स और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत शामिल होती है, आती है। इसमें होता क्या है, प्रकाश को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वर्णक्रमीय रेखा को 2 या 2 से अधिक अलग अलग आवृत्तियों के घटकों में विभाजित करना शामिल होता है। तो इस प्रकार का जो इवेंट घटना होती है उसको ज़ीमैन इफेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ एंड मैनग्रूव्स आर फीचर्स ऑफ डाइवर्सिटी। यानी रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियाँ और मैनग्रूव डैश, ये किसकी विशेषताएं हैं, कौन सी विविधता की विशेषताएं हैं? तो हम जानते हैं कि डिजर्ट, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियाँ, मैनग्रूव ये हमारे इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कर्नाटक। इनमें से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? हम्पी कर्नाटक में है, मैसूर पैलेस कर्नाटक में है, बनरघटा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बचा क्या है? बचा है डुडुमा वाटरफॉल। तो जो डुडुमा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वो उड़ीसा में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। तो आपके सामने इमेज है ये डुडुमा वाटरफॉल की जो उड़ीसा में है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया टोपाज इज अ डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम। अब जो टोपाज है ये बेसिकली, टोपाज को हम कहते हैं पुखराज। जो पुखराज है वो किस चीज़ का, इनमें से किसका
फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम है। तो हम जानते हैं टोपाज जो है वो सिलिकेट ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाता है। अब थोड़ी सी यहाँ पे विस्तार से हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ये आपके सामने जो इमेज है ये टोपाज है, ये जो है ये टोपाज है, ठीक है। एक प्रकार का ये जेम है, मतलब एक प्रकार का रत्न है, स्टोन है, जिसका इस्तेमाल आभूषण वगैरह में किया जाता है। अगर थोड़ी सी इसमें और हम विस्तार से चर्चा करें इसके बारे में, तो आप लोग इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। टोपाज क्या है? एक सिलिकेट मिनरल है, सिलिका का खनिज है, लेकिन किसका? एल्युमिनियम एंड फ्लोरीन का। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये एक जेमस्टोन है और इसका उपयोग ज्वेलरी में होता है या फिर बाकी अदर जो ऑर्नामेंट होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि इन द पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली जो धातु में हैं वो कैसे अलग होती हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा आवर्त सारणी। तो यहाँ पे आपके सामने आवर्त सारणी है, यहाँ पे देखते हैं। हमें जानते हैं कि जो सबसे पहला वाला ग्रुप है, इस पहले वाले ग्रुप में आपको मिल जाते हैं एल्कली मेटल्स और जो हाईली पॉजिटिव होते हैं। दूसरा वाला जो ग्रुप इसका है, समूह है, उसमें आपको मिल जाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और हमें जानते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस हैं, इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इनकी बात यहाँ पे की जा रही है। यही हैलोजेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने पीले कलर में यहाँ पे दिखाया गया है ये सब हैलोजेंस हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो हैं एल्कली मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एल्कली मेटल्स किस कलर में है? रेड कलर में है, ठीक है। तो यानी इस आवर्त सारणी से जो भी यहाँ पे डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इसको सही से सुनेंगे, ध्यान से याद रखेंगे चीज़ों को। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ यानी बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन है जो सेपरेट कर देता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 18th जो ग्रुप है, 18th ग्रुप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी नोबल गैसेस। यहाँ पे सभी नोबल गैसेस हैं, यानी इनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसीलिए ये रिएक्टिविटी शो नहीं करती हैं और तभी इनको कहते हैं अक्रिय गैसें या फिर निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस यहाँ पर हैं और नोबल गैसेस के जस्ट पास में जो 17th ग्रुप है वो आप कुछ ऐसे देखेंगे कि 17th ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके आगे 18th ग्रुप जो है वो उसमें नॉन रिएक्टिव गैसेस पाई जाती हैं जो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। और उसके फिर जैसे आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा एक ग्रुप, पहला ग्रुप, और पहले वाले ग्रुप में आपको क्या दिखाई देता है कि सभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इस वाले ग्रुप में। तो बीच में कौन सा आ रहा है? 18th ग्रुप आ रहा है। और यही आपसे पूछा गया कि कौन है जो सेपरेट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? नोबल गैसेस इसका आंसर हो जाता है। 9 की तरफ तो इसमें कहा गया है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा अंग है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो रोग फैलाते हैं उनको किल करने के लिए उपयुक्त होता है, उत्तरदायी होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पेट में, स्टमक में ही वो ऐसा एसिड बनता है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, इस तरीके से हमारा ये स्टमक होता है, ठीक है, ये स्टमक होता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं, वो एक विशेष प्रकार का जूस निकालते हैं जिसको हम कहते हैं जठर रस, और उसके अंदर पाया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर स्टमक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ब्रेन की बात करेंगे और हार्ट की बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे, ये नहीं होंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और अरविंदो घोष और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है
आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पहला वाला इसका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष बना, जो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना, आपको बताना होगा कि इनमें से ऑप्शंस में से कौन ऐसा व्यक्ति है। एक मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं कि किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसा हम जानते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। 26 जुलाई 1876 को बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। तो इसी के साथ में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।